हमने आपसे वादा किया था कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम आप लोगों को दिखाएंगे। उसी प्रोग्राम में से हमने एक सिलसिला चलाया था कि वो लोग जिन्होंने शहर नजीबाबाद का नाम इतिहास में रोशन किया, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। जैसे कि हमारे यहाँ रेहान साहब आए थे, उन्होंने हम सिर्फ नजीबाबाद का नाम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। उसके बाद हम मिले, मुलाकात की हमारी टीम ने डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब से। उन्होंने पूरा नाम रोशन, इस वक्त बहुत जल्दी वो नेशनल शूटिंग राइफल खेलने जा रहे हैं केरल, और जिससे कि पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा इंशाल्लाह। और अभी उन्होंने डीएम साहब ने भी उनको सम्मानित किया। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसने कि एक ऐसे वक्त में खिदमत की कि जब लोग छूने से एक दूसरे को मना कर रहे थे, आमने सामने से बैठने से मना कर रहे थे, इंसान इंसान के नज़दीक करीब आने से मना डर रहा था, उस वक्त ये शख्स घर से निकला और उसको ना अपनी माँ की परवाह हुई, ना अपने बाप की, ना बहन की, ना भाई की। उसको एक ही चिंता थी कि एक इंसानियत कैसे बचे और मैं इंसान को कैसे बचा सकता हूँ। उससे जो हो सकता था उसने इस कदर मेहनत करी, इस कदर मेहनत की कि आज वो बेतहाशा शख्स अच्छी अपनी इस आदत की वजह से वायरल है। सिर्फ नजीबाबाद में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। मैं जब से हमने ये चैनल खोला था 4 अगस्त को, जब से नाम हो रहा था कि एक शख्स है सहारनपुर का जिसने स्कूटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर लोगों की जान बचाई थी। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ कोरोना के उस दौर का जिसको कि याद भी नहीं करना चाहिए कि वो वक्त कैसे गुजरा। बहरहाल आगे मैं तारुफ कराता हूँ आपका। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ ऐसे शख्स के बारे में कि वो तहजीब का मुसाफिर है, ये पहचान है उसकी। वो तहजीब का मुसाफिर है, ये पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। रिजवान खान साहब के लिए मैंने ये अशार पढ़ा, शेर पढ़ा है, और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं उससे सवाल जवाब का दौर शुरू करूँ, वो अपना तारुफ अपने ज़बानी अवाम को खुद कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान डॉक्टर साहब। साहब। मैं सबसे पहले तो सलाम नजीबाबाद की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिस पे वो निःशुल्क और बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले निःशुल्क क्यों कहा, क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेड पत्रकारिता हो रही है, उसको उन्होंने पीछे छोड़कर वो एक नया बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें आज तरह तरह के लोग आ रहे हैं और उसको लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। मेरा नाम रिजवान खान है और मैं सहारनपुर का निवासी हूँ। पेशे से मैं एक वकील हूँ और और मेरे द्वारा जो है कोरोना काल के अंदर एक जो है काम किया गया है जिसकी वजह से मैं आज आपके लोगों के बीच में मौजूद हूँ। रिजवान में बात की सवाल का आगे की शुरुआत करते हैं। एक वक्त गुजरा है कोरोना काल का जी। और एक ऐसा वक्त गुजरा है कि इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को छूते हुए भी डरता था जी। उसके पास खड़े हुए भी डरता था जी। एक ऐसे वक्त में आप अपने घर से निकले और लोगों की मदद की, और इसीलिए सलाम नजीबाबाद की निगाह आपके तक पहुंची और आपको हमने यहाँ पे इनवाइट किया। रिजवान भाई, आजकल हर कोई कहता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आखिर ये सोशल मीडिया क्या है और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, आवाम को बताइएगा। देखिए, एक सोशल मीडिया जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जो मीडिया है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का बहुत आसान तरीके से। अगर आप अपनी कोई बात अधिकारी को बताना चाहते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक आप ट्वीट कीजिए तो वो अधिकारी तक बात पहुंच जाएगी। आप घंटों घंटों लाइन में लगकर थाने में आपकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप अपनी कोई बात बताना चाहते हैं तो एक ट्वीट के जरिए से आप बता सकते हैं, फेसबुक के जरिए से बता सकते हैं, इंस्टा के जरिए आप बता सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया ये है। इसी में एक दूसरा सवाल ये है कि इसी दूसरे शब्द निकल कर आता है कि सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, आखिर सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रिजवान खान एक मशहूर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, और आसिम मलिक साहब, जैदो सब्बाग साहब, उस्मान कुरैशी साहब, फ़जीला अली हसन, ये लोग एक सोशल एक्टिविटीज़। क्या है ये चीज़? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जो है एक स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया गया है, कोई भी इंसान बिना किसी ज़ाती मफाद के दूसरे का अगर फ़ायदा करता है तो वो सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आप
दूसरे का बिना जाति मफाद के आप राशन कार्ड बनवाने के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े हो जाते हैं। अगर किसी की पेंशन नहीं बन रही है, आप बिना जाति मफाद के आप पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। किसी को राशन कम मिल रहा है, आप पहुंचते हैं, आप उसको पूरा राशन दिलवाते हैं। या कोई भी किसी की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, या कुछ भी किसी तरह का कोई भी काम है जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, आप वो काम करते हैं, तो वो सोशल एक्टिविटीज में आ जाता है। अगला सवाल करेंगे आफ्ताब साहब, लेकिन इससे पहले मैं ये जब बात कहना चाहता हूँ, जब एक्टिविटीज की बात आती है, ऐसे भी लोग मौजूद हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जी कि ये फेसबुक एक्टिविटिस्ट हैं जी जो लोग, उनकी सोच निगेटिव हमेशा रहती है। जी कोई आदमी, आप हैं, मैं हूं, या कोई और कोई भी हो, कोई प्रोग्रेस करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते जी वहां दिल बड़ा दुखता है जी। हाँ, अगर उसकी तरफ से कोई कोताही या गलती हो जाती है उसको इतना हाईलाइट करते हैं जी कि शायद ऐसा लगता है कि उसने कोई गजब और पहाड़ और कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जी। क्या कहना चाहते हैं ऐसे के बारे में जो अपने आप को इतना हाईलाइट करते हैं और उनकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है? देखिए, उन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हमेशा टांग खींचने का काम करते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए कि अगर किसी का राशन अगर नहीं मिल रहा है, किसी गरीब को राशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्यों, आपका क्या नुकसान है उसमें? उसको पूरा राशन मिल जाएगा। लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग जो है नकारात्मक अपनी जो है सोच रख के उसको काम करते हैं और टांग खींचने का काम करते हैं, जिससे कि नुकसान, एक किसी का मनोबल भी टूट जाता है और दूसरे का नुकसान भी हो जाता है। हाँ, बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब उसके फॉलोअर्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी ज़्यादा होने का रीज़न आई डोंट नो, बट ये है कि उस शख्स की सोच हमेशा नकारात्मक रहती है, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं ऐसे लोगों को। बल्कि मैं इस स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी इतने सारे उनके ये कहूँ मानने वाले लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कम से कम पॉजिटिव सोच रखें, और पॉजिटिव सोच उनका एक मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे भी लोग इंसान हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, किसी की नकारात्मक सोच रखते हैं। जी आफ्ताब भाई, क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत स्वागत है रिजवान भाई आपका। रिजवान भाई हमारे यहाँ के एक बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रिजवान भाई, मेरी जानिब से पहला सवाल आपका ही है, आप सहारनपुर की राजनीति, नजीबाबाद की राजनीति पे भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। क्या आने वाले टाइम में आप सोशल एक्टिविस्ट की जगह हमें एक राजनेता के रूप में नजर आएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं एक राजनीति में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे सकता हूँ। जब करप्ट लोग, दलाल लोग जो है अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो एक पढ़े लिखे इंसान को, एक सोशल एक्टिविस्ट को सबसे पहले आना चाहिए जी, और समाज को अच्छा मैसेज मिलना चाहिए उससे। क्योंकि अगर सोशल एक्टिविस्ट अगर नहीं आएगा मैदान में, तो कैसे बता पाएगा लोगों को कि आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या आपको नुकसान है, क्या लाभ है? क्योंकि जो करप्ट लोग हैं वो तो अपने निजी फायदे के लिए आए हैं। नहीं, इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि आप जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जनहित के इतने मुद्दे उठाते हैं, इतना काम करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचता है उससे, कहीं लोग उससे ये आंकड़ा तो नहीं लगाते कि ये जो है अपने स्वार्थ के लिए करते हैं? आने वाला टाइम राजनीति अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, और लोग जो काम करते हैं वो अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा जो काम किया है वो राजनीति से ऊपर उठ के किया है। हमेशा, चाहे कोरोना काल की बात रही हो या कुछ भी जनहित के मुद्दे रहे हों, राजनीति से उठकर मैंने हमेशा काम किए हैं और हमेशा भी आगे भी काम करता हूँ। लोगों की सोच है, लोग तो कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे। लेकिन अगर मैं राजनीति में आ भी जाता हूँ आने वाले टाइम में, कुछ सालों बाद, तो उससे फायदा ही होगा, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सोच रख के मैदान में आया हूँ। क्योंकि मुझे पता है लोगों को क्या फायदा हो सकता है। आज लोग क्या फायदा नहीं ले पा रहे हैं, या जो आज नेता हैं, जो साहिब मसलत हैं, जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो नहीं लोगों को नहीं बताते, उनका शोषण करते हैं, उन्हें नहीं बता पाते, उन लोगों को नुकसान होता है उस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। सलाम नजीबाबाद भी यही चाहता है कि इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों की मदद करते हैं उनको सामने आना चाहिए और पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आपसे दूसरा सवाल, कोरोना काल में आपने जो आवाम की खिदमत की उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या किस तरीके से कुछ परेशानियां भी आई होंगी? क्योंकि वो जो एक माहौल था, वो जो एक टाइम था, लोग एक दूसरे से बच रहे थे, लोग घरों से बाहर निकलना बंद था, डॉक्टर्स ने बिल्कुल ओपीडी बंद कर दी थी। उस टाइम पे लोग एक चेहरा की तलाश कर रहे थे, कोई हमारी खिदमत के लिए आ गया है, कोई हमारी मदद के लिए आ गया है। ऐसे में रिजवान खान सामने आते हैं और लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा उस पीरियड के बारे में हमारे अवाम को बताइए। देखिए, वो जो पीरियड था कोरोना काल का, वो बहुत ही दर्दनाक पीरियड था। जब पहला लॉकडाउन लगा तो उसमें लोगों को जो दिक्कत आई वो राशन की दिक्कत आई, खाने पीने की दिक्कत आई।
तो उससे लोग जो और आसपास के जो लोग थे, जो इस काबिल थे, जो लोगों को राशन मुहैया करा सकते थे और चीज़ों में उनको फ़ायदा पहुंचा सकते थे, उन्होंने मदद की। तो वो जैसे तैसे करके वो पीरियड तो निकल गया, लेकिन जब दूसरा पीरियड आया, उसमें एक तो खाने की दिक्कत, ऊपर से बीमारी। वो बीमारी थी और बीमारी भी इतनी भयंकर कि जिसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था, हजारों हजारों मौतें हो रही थी। तो ऐसे वक्त में जो है बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों को आना मैदान में। मैं, मेरी टीम ने उस टाइम निर्णय किया कि हम लोग आएंगे मैदान में, लोगों की मदद करेंगे, निःशुल्क मदद करेंगे, किसी से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, उस समय मेरा एक दोस्त है अनस अली, जो कि जलालाबाद का निवासी है और इस टाइम दिल्ली हाई कोर्ट में वो कार्य करते हैं। उसका मुझे फ़ोन आता है, वो कहता है कि यार आप जो है सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, तो आप एक सिलेंडर का इंतजाम कर दीजिए। मुझे तो सिलेंडर का नहीं पता था, क्योंकि मैं तो लीगल लाइन से हूँ, तो मेडिकल लाइन का मुझे नहीं पता होगा कि मेडिकल में सिलेंडर भी होता है, ऑक्सीमीटर भी होता है, फ्लोमीटर भी होता है। तो अचानक से ये सिलेंडर नाम का जो वर्ड था मेरे सर पे आके गिरा कि ये होता क्या है। मैंने अपने दोस्त को एक फ़ोन किया कि उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे सिलेंडर है और ऑक्सीजन लोगों को दिया जाता है, जान बचाई जाती है। अभी ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतनी परेशानी आने वाली है या इतनी दिक्कत आने वाली है। मैंने मुश्किल से सरवाइव करवाया, इतना सरवाइव कैसे कर पाएगा इंसान। मैंने एक सिलेंडर का इंतजाम करके जो है उनको दे दिया और लगा कि सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मेरा दोस्त ने, मुझे वो सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहता, उसने एक पोस्ट की कि रिजवान ने मेरी मदद की। उसके बाद नंबर भी मेरा मेंशन किया। उसके बाद वो नंबर इतना वायरल हो गया कि हजारों हजारों कॉल्स मेरे पास आने लगी। लगभग एक दिन में 700 से 800 कॉल मैं अटेंड करता था। व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से मैसेज भी आते थे फेसबुक पे, सभी को देखना पड़ता, सभी परेशान हाल। जी, हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और ज़मीनी हकीकत भी यही है कि रिजवान खान एक ऐसा नाम था जो सबसे आगे था उस कोरोना पीक काल में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने में। और रिजवान खान उस टाइम जो माहौल चल रहा था, उस टाइम पे सबसे पहले आप आगे आए। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो हमारे प्रतिनिधि हैं या जिन नेता कह सकते हैं, वो लोग आगे आए ऑक्सीजन बांटने में, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी आपका सहारा लेना पड़ा, आपने उन्हें गाइड किया एक तरीके से, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके बारे में कुछ बताया कि किन किन लोगों ने आपसे उस दौरान राब्ता कायम किया और कैसे कैसे आपने किया। देखिए जी, उस समय जब लोगों का ज़्यादा प्रेशर आने लगा, क्योंकि मेरे पास लगभग डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बाहर की कॉल आती थी। वो सिलेंडर लेने सहारनपुर आते थे, नजीबाबाद आते थे, हम उनको सिलेंडर मुहैया कराते थे। अब होता यह है कि कुछ समय के बाद जब प्रेशर बढ़ा, तो मेरे एक फ्रेंड है आमिर सुहेल, जो कि मेरे बचपन के साथी हैं, और एक नाम आता है कलीम हुसैन, वो भी मेरे बचपन के साथी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो अकेले की बस की बात तो नहीं है, इतना प्रेशर आपके ऊपर, तो हम आप लोग आपके साथ आते हैं, आपको जो है अपने साथ लेके चलते हैं। अब लोग कॉल कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं, तो आपको उसको पूरा करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले खुद से जाकर हम हरिद्वार गए। हमको उस समय SDM परमानंद झा जो थे, उन्होंने हमें परमिशन दी, जो कि परमिशन हमें आने जाने की थी, क्योंकि उस समय पुलिस जो है सख्ती थी, आने जाने से मना कर रही थी लॉकडाउन में। जी, लॉकडाउन में। और बात भी सही थी, क्योंकि बीमारी इस तरह से छुआछूत की बीमारी थी, छूने से भी हो रही थी। तो इसलिए हमने वहां जाकर राब्ता कायम किया, बताया कि हमारे शहर का ये हाल है कि हमारे प्लांट ही नहीं चल रहे हैं शहर के। नजीबाबाद के बिजनौर के कोई प्लांट में ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आप अगर हमें सिलेंडर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नजीबाबाद को, अपने बिजनौर को सिलेंडर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, और जो भी इक्विपमेंट है मेडिकल वो प्रोवाइड कराएंगे। लाइक जो है फ्लोमीटर होता है, ऑक्सीमीटर होता है, वेपोराइजर होता है, और भी अदर इक्विपमेंट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, जो मेरे मेडिकल लाइन के दोस्त हैं उन्होंने मुझे मुहैया कराई। और उसी दौरान हम लोग देहरादून गए, वहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं आतिफ आर्किटेक्ट, उन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट लगभग 4000 हमें फ्लोमीटर बना कर दिए। 4000 फ्लोमीटर बहुत बड़ी बात है। 4000 फ्लोमीटर उसका हमने यूज, क्योंकि फ्लोमीटर मिल नहीं रहे थे और दाम उसके 5000 से ऊपर, जो चीज लगभग 2000 की हो 5000 की हो जाए तो नहीं। वो एक ऐसा दौर गुजरा के फ्लोमीटर हम लोग भी काफी कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। एक एक फ्लोमीटर से 10-10 लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा था, कभी इसके उतार के दूसरी जगह, दूसरे उतार के तीसरी जगह। मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितनी मेहनत उस टाइम पे करी है। लेकिन वो जो दौर था, उस दौरान जैसे आपके यहाँ के दो नेता हैं, खुर्शीद मंसूरी साहब,
महराज भाई, उन लोगों ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मुहैया कराया। हमारे यहाँ नजीबाबाद से जी। आज दिलशाद साहब हैं, उन्होंने भी लोगों को ऑक्सीजन सब मुहैया बिल्कुल, कराया। बिल्कुल। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, उन लोगों ने भी शायद आपसे कांटेक्ट करा और जी। आपने उन्हें गाइड किया। जी, जी। कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। सबसे पहले मैंने ही काम स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया अपने दोस्त अनस के लिए मैंने शुरुआत की। उसके बाद मेरा फ्रेंड है आसिम जलालाबादी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उनकी वालिदा दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है उनके लिए हमने काम किया। तो उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मेरे पास जो है खुर्शीद मंसूरी साहब ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने बताया कि आप मदद कर रहे हो और मैं भी करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह हो सकता है। तो मैंने उनको प्लेटफॉर्म बताया कि इस तरह से आप जा सकते हैं और ये जो है ये गाइडलाइन है, आपको इनका पालन करना पड़ेगा और आप जो है सिलेंडर ले सकते हैं। उन्होंने उसके बाद से लोगों की मदद की, खिदमत की। इसी तरह महराज साहब ने भी खिदमत की। जैसे जैसे कोरोना काल बढ़ता गया, आप मदद करते गए, लोगों की हेल्प के लिए आगे आते गए, कहीं ना कहीं फैमिली का भी प्रेशर होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सब लोग एक डरे हुए थे, सहमा हुआ माहौल था। जी। तो आप बाहर आने जाने से डर रहे थे, मिलने से डर रहे थे। ऐसे में फैमिली की भी तरफ से आपको हिदायत दी गई होगी बाहर नहीं जाना है, नहीं करना। किस तरीके से फैमिली के साथ एडजस्ट किया उस माहौल को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय रमज़ान का महीना था। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट तो यही था कि आप 10-10 घंटे लाइन में लगते हैं और उसके बाद रोज़ा भी आपको रखना होता है। तो बड़ा वो मैं सोचता हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार का ये है कि जब हम लोग आते थे तो परिवार वाले डर जाते थे कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपको अपने जो है शूज़ बाहर रखने हैं, आपको अपने कपड़े बाहर रखने हैं और लोगों से लगभग अपने घर वालों से, परिवार जो मेरी माँ है जी जी। जिसके साथ मैं रहता हूँ, जो इतनी मोहब्बत करती हैं, उनसे मुझे दूरी रखनी पड़ती थी। मैंने अपना एक कमरा बनाया था जो कि जिसमें मेरे दोस्त लोग आते थे, जो लोग हम काम कर रहे हैं बाहर, और वो काफ़ी दूर था घर से, जिसमें हम ऑफिस बनाया था। हमने PNT नंबर लगाया था जिसपे निःशुल्क तो सिलेंडर मिल रहा था 24/7, कोई भी कॉल कर सकता था, उस पर आपको सिलेंडर मिल जाएगा। ये हमारा सेटअप था। तो और घर वालों से राब्ता कम हो गया था, नहीं मिल पा रहे थे और सब बड़ा दर्दनाक। रिजवान खान क्या ये मानते हैं कि अगर समय रहते उस टाइम पे ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करा दी जाती तो कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थी? बिल्कुल। जैसे कि आप एक्टिव हुए, जी। उसकी जगह अगर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास रहता है और एक फाइनेंशियली कंडीशन भी उनकी बहुत अच्छी रहती है, उनके ताल्लुकात भी रहते हैं SDM से, DM से, प्रशासन से, सब, अगर वो लोग एक्टिव होते तो शायद कुछ और ज्यादा लोगों की मदद की जा सकती थी। लेकिन देखने में ये आया है कि पहले सोशल एक्टिविस्ट रिजवान खान एक्टिव होते हैं और उनकी देखा देख बाद में नेता लोग सामने आते हैं और फिर काम करते हैं। क्या अगर पहले समय रहते हमारे नेता जागरूक हो जाते और मदद के लिए आगे आते तो कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थी? बिल्कुल बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब कोरोना काल का पीरियड स्टार्ट हुआ 10 दिन तो मैं अकेला ही मदद करता रहा। लगभग 10 दिन मेरे पास नेताओं के जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो मदद कर सकते थे, लाखों रुपए की मदद कर सकते थे, मैंने अपने निजी खर्च से करा है, जितनी मैं हैसियत रखता हूँ उससे मैंने मदद की। लेकिन जो नेता है, जो जनता के टैक्स से अपनी तनख्वाह लेता है, करप्शन करके पैसे कमाता है, वो अगर पहले आता तो वो जो है उनको फायदा पहुंचा सकता था। उनके पास सोर्स ऑफ ज्यादा होते हैं। मुझे परमिशन लेने में 2 दिन लगे। जी जी, 2 दिन लगे। अगर कोई विधायक, कोई सांसद या कोई चेयरमैन या प्रधान अगर सबसे पहले जाता तो SDM साहब सबसे पहले मिलकर उनको परमिशन ग्रांट करते। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं, ये माहौल को ही नहीं समझा। जब देखा कि एक नौजवान लड़का या नौजवान टीम 10-5 लोगों की मैदान में है तो शर्म आई। जी। शर्म आने के बाद संपर्क करा गया। संपर्क करने के बाद उन लोगों ने फिर काम स्टार्ट किया। वो भी फिर हम लोगों से गाइडेंस ली कि आप ऐसे हमें बता दीजिए। लेकिन अच्छी बात है, मैं उसमें भी उनका प्रोत्साहन करना चाहूंगा उनको, वो मैदान में दे रहा है उस समय, क्योंकि नीड थी, जरूरत थी लोगों को, तो फायदा पहुंच रहा था। बस यही है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता को लग जाना चाहिए। बिल्कुल। अगले सवाल के लिए डॉक्टर वसीम बरी। रिजवान भाई, आपने बताया कि टीम वर्क था आपका जी, और ये बताइए कि वो टीम में कौन कौन लोग थे? एक तो रिजवान खान तो थे नो डाउट, उसके वो सहारे राइट एंड लेफ्ट कौन कौन थे? देखिए, इनको क्रेडिट देना चाहिए, कौन? क्रेडिट चोर तो बहुत है इस समाज में। आपकी टीम? जी, मैं बता रहा हूँ, क्रेडिट चोर तो बहुत है, लेकिन मैं क्रेडिट जिनको देना चाहूंगा, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा किसी चेयरमैन को नहीं, किसी को सांसद को नहीं,
किसी विधायक को नहीं। आप मोहम्मद शादाब को जानते हैं? कौन है शादाब? नहीं। आप मोहम्मद जफर को जानते हैं? आप आमिर सुहेल को जानते हैं? नहीं जानते। आप किसी चेयरमैन को जानते होंगे, सांसद को जानते होंगे, पोस्टर जानते होंगे, जगह जगह चौराहे पर आप पोस्टर देख सकते होंगे, चौराहे पर देख सकते हैं। आप चुनाव का माहौल है, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं देख सकते हैं, सड़क घेर कर वो सभाएं कर देंगे। लेकिन मैं बताता हूं, सहारनपुर से आमिर सुहेल, कलीम हुसैन मेरे साथ थे। कलीम हुसैन की मदद से मैंने परमिशन ली एसडीएम परमानंद झा से। शादाब रात को 2:30-3 बजे मेरे साथ आते थे, वो ऑक्सीजन रिफिल का काम करते थे, बिना पैसे के, बिना उसके, उन्होंने किसी भी तरह का मुझसे कोई जाती फायदा नहीं लिया। जैदू सब्बाग कुवैत में रहते हैं, उनसे लगभग 40 से 50 डेली मेरी कॉल होती थी। वो एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा है, उसको अपने मुल्क के लोगों का इतना दर्द था कि वो मुझसे लगातार राब्ता कर रहा था, क्योंकि खुद से मदद नहीं कर सकता, मुझसे मदद जो है जितनी कर सकता था मैं कर रहा था। जी जी, जैदू सब्बाग साहब ने भी हमें बताया कि उन्होंने रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन मध्य प्रदेश से अवेलेबल करा करके बिहार भिजवाया, जो कि सोशल मीडिया की ताकत को बताता है, सोशल एक्टिविस्ट की ताकत को बताता है। ये जो आपने हेल्प की है, सपोर्ट की है लोगों की उस कोरोना काल में जी, वो एक सहारनपुर तक सीमित थी या नजीबाबाद या डिस्ट्रिक्ट या कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने उनकी हेल्प की है? देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हमने सहारनपुर और नजीबाबाद को ही, जलालाबाद को ही ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू किया था। लेकिन मेरा नंबर जो है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ, तो वो नंबर ज़्यादा वायरल हो गया, हज़ारों पोस्ट होने लगी, तो वो नंबर काफ़ी जगह चला गया। लगभग हमारे पास कॉल आने लगी अफजलगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर। लोग सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन के लिए रामपुर से आते थे, रात को 2:30 बजे चलकर सुबह 4:30 बजे लेकर जाते थे। ये माहौल था, इतना दर्दनाक माहौल था कि एक मेरे पास खाली सिलेंडर नहीं होता था। मैं उनसे बोलता था कि आप मेरा खाली सिलेंडर आप किरतपुर रखा है, आप किरतपुर से ले लीजिए, तो रामपुर से किरतपुर जाता था, किरतपुर से लाकर मुझे देता था सिलेंडर, तब जाकर ऑक्सीजन रिफिल कर दोबारा रामपुर जाता था। इतने में पेशेंट की क्या हालत होती है कि आप समझ सकते हैं। बेशक वो वक्त तो था ऐसे ही, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इसमें ये बताइएगा कि उस वक्त जो आपके ऊपर बीत रही थी, और उस वक्त किसी नेता ने या किसी संस्था ने या किसी आपके चेयरमैन साहब ने उस वक्त किसी ने आपकी कोई ऐसी मदद की कि क्या चल रहा है रिजवान, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ? नहीं, मेरे साथ किसी ने इस तरह का रब्ता नहीं किया, बल्कि जो नौजवानों की टीम थी, जो सोशल मीडिया से एक्टिव लोग थे, उन्होंने ही मुझसे रब्ता किया और उन्होंने ही मुझे जो है हेल्प की। हालांकि जो हमारी टीम थी, हम लोगों ने अपने ही निजी पैसे लगाकर इसमें लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया, या अदर इक्विपमेंट जो थे वो हमने दिया। किसी चेयरमैन, किसी नेता ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना ही कोई हेल्प करने की। जब उनको लगा कि टीम एक्टिव हो रही है, लोग एक्टिव हो रहे हैं, नए नए नौजवान लड़के एक्टिव हो रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो वो भी फिर मैदान में आए, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। बस नहीं, इतना बड़ा आपने ऑक्सीजन एक तरीके से आपने ऑक्सीजन प्लांट को मेंटेन किया। जी, काफ़ी जगह आपने रामपुर जैसे बताया, अमरोहा, रामपुर, इस तरह के जगह। इसके लिए नो डाउट इसके एक बजट की ज़रूरत होती है। वो बजट रिजवान के पास कहाँ से आया? अपना पर्सनल था या किसी की कोई हेल्प आई आपके पास? नहीं, वो फंडिंग थी कोई? वो मेरा पर्सनल था और मेरी टीम का पर्सनल था। और हेल्प के लिए कुछ मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए थे कि, और शहर से और डिस्ट्रिक्ट से भी, बाहर से भी कॉल्स आई थी। वो आपके नगर पंचायत के आए थे, आपके पास कॉल नहीं आई थी, ये बताइए? जी, नगर पंचायत के जिम्मेदारों की आई थी? नहीं आई थी? नगर पंचायत के किसी जिम्मेदार की मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, ना ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया। हालांकि एक चीज़ के लिए रब्ता हुआ था कि आप सिलेंडर वहाँ फला जगह पहुँचा दीजिए, जो कि मैंने पहुँचाने का काम किया था। माली सपोर्ट की कोई कॉल आपके पास नहीं आई? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। ये तो आपकी अपनी टीम की पर्सनल थी जो आपने किया? टीम की पर्सनल थी, उसमें ही वही हमने खर्च किया है, वही हमने लोगों को उसी खर्च से सिलेंडर मुहैया कराए और अदर थिंग्स जो भी थी। चलिए रुख करते हैं आपके एक दूसरे रुख की जानिब। प्रधानमंत्री आवास योजना पर आपने डीएम को टैग करके एक पोस्ट लिखी थी कि गरीब लोगों का मकान नहीं बन रहा है, पैसा खाया जा रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन उनका हक मार रहा था, पैसा कहाँ खाया जा रहा था और करप्शन कहाँ है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना जो है सहारनपुर में बड़ी पॉपुलर हुई है। पॉपुलर इसलिए हुई है क्योंकि किसी गरीब का घर नहीं बना, अमीरों के घर बन गए, उसमें उसके घर बन गए
जिसके 3-3 घर पहले से हैं, उसके घर बन गए। जो जिम्मेदार लोगों के, सहारनपुर के जिम्मेदार लोगों के, बड़े लोगों के करीबी थे, उनके मकान बन गए, गरीबों के मकान नहीं बने। और जो गरीबों के मकान बने हैं कुछ, वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक का रेट से जो है वो मकान बने हैं। प्रूफ है आपके पास? जी, मेरे दोस्त कलीम हुसैन ने मुझे बताया। बताना अलग है, प्रूफ है आपके पास? जी, प्रूफ है मेरे पास। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, आप मुझसे पूछेंगे कि जी आपको किसने बताया, मैं कहूँगा उसने बताया, फिर कहूँगा उसने बताया। आपके पास प्रूफ है जहाँ आपको करप्शन का डाउट है? जी बिल्कुल, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, इसी मंच से दे सकता हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है जी आपकी नगर पंचायत में? किसके देखिए, कार्यकाल में हुआ, कौन जिम्मेदार है? देखिए कार्यकाल तो मेरा साहब का कार्यकाल है, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। वही जो है, अगर जो लोग करप्शन कर रहे थे या जिन लोगों का मकान गलत लोगों का मकान बन रहा था, तो उनकी जिम्मेदारी है उसको रोकना, वो नहीं रोक पाए। आपके कहने के हिसाब से मेराज भाई के कार्यकाल में करप्शन हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। जी आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, जी, आपने कोई बात करी मेराज भाई से इस बारे में कि क्यों नहीं, क्यों हो रहा है? बिल्कुल की है। क्या जवाब मिला? नहीं, उन्होंने कहा कि हम कराएंगे। हम जो जो लोग रह गए हैं, मैंने कहा जो कुछ लोग थे जिन लोगों का मकान बनने चाहिए थे नहीं बने, मैंने मेरा साहब से कहा कि इन लोगों का मकान बनने चाहिए, उन्होंने कहा कि करेंगे। इसमें उन्होंने ये भी बोला कि इसमें मेरा जो है कोई रोल नहीं है, इसमें ऊपर से जो है अधिकारी आते हैं, वही नाम कट के जाते हैं, वही नाम रखते हैं, वही पैसा लेते हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। डीएम साहब ने कुछ एक्शन लिया इसके ऊपर जब आपने उनको? जी जी बिल्कुल, अधिकारी आए थे, चेक करके गए थे, लेकिन मकान अभी तक भी उन लोगों का नहीं बना। जो बन चुके हैं उसके ऊपर क्या एक्शन है? जिनके पास जो जरूरतमंद नहीं थे लेकिन उनके 2 मकान 3 मकान हो गए हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी ने लिया? प्रशासन ने कुछ लिया? नहीं, अभी मेरे नॉलेज में नहीं। उसके पीछे किसका हाथ है कि अभी तक प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाई है? इसमें तो प्रशासन ही जिम्मेदार है, प्रशासन को ही देखना चाहिए। प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन एक्शन नहीं ले पा रही है, उसकी क्या रीजन है? इसके पीछे कोई बारी वर्गम पॉलिटिशियन का हाथ तो नहीं है? प्रशासन किसी के दबाव में काम नहीं करता। देखिए, प्रशासन अगर चाहे तो वो उनका घर तोड़वा भी सकता है, बना भी सकता है, एक्शन भी ले सकता है, एक्शन नहीं भी तो नहीं ले आपके सकता। मुताबिक चाहा नहीं प्रशासन ने? जी जी आफ्ताब भाई। सहारनपुर की राजनीति को रिजवान खान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपकी नज़र में पिछले 5 वर्षों में ऐसे कौन सा सराहनीय काम हुआ है जिसे का क्रेडिट वहाँ के चेयरमैन मेराज अहमद साहब को दिया जा सकता है उनके कार्यकाल में? ये तो आप सवाल आपको उनसे ही पूछना चाहिए था, वो खुद से बता कर जाते हैं आपको। आपको सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ की राजनीति पर आपकी अच्छी खासी नज़र है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि 2 साल मेरे कोरोना काल में चले गए, दो साल मेरे सर्टिफिकेट में चले गए। जी, तो इस तरह का जो है मेरे साथ बीती है, मैं काम नहीं कर पाया, ये सरकार बदली है, पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किए हैं, जैसे अभी अपने शाहनपुर के ग्राउंड में पूरा भरान कराने का काम किया है, एक डंपिंग जोन बनाया है उन्होंने, जहाँ पर कूड़ा आप डाल सकते हैं, और कुछ सड़कें हैं काम किया है। जी, कुछ काम किया है। हाँ, वो हमारे स्टूडियो में आए हैं, उन्होंने अपने जो कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाया उसके पीछे यही रीज़न बनाया है कि कोरोना काल चला, टाइम पे पैसा नहीं आ मिल पाया, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, इस वजह से काम पूरे नहीं हो पाए। सहारनपुर की आखिर बड़ी समस्याएं क्या हैं? क्या होना चाहिए वहाँ पर, क्या समस्या क्या है? सबसे पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं है हमारे यहाँ, तो है ही नहीं, अस्पताल ही नहीं है। अगर किसी को अगर बीमार हो जाता है कोई रात को 2 बजे, तो नजीबाबाद आना पड़ता है। सबसे बड़ा तो ये है कि कोई भी सरकारी अस्पताल ही नहीं है। खुर्शीद मंसूरी साहब ने हमें बताया था कि उन्होंने कोई वो बनाया था क्षेत्र, तो वहाँ पे कोई कमरे वमरे बनाने शुरू हुए थे, लेकिन वो उसके बाद कार्य रुक गया। वो कहाँ नहीं हुआ सहारनपुर में? नहीं, अगर बनाया तो कहाँ पर है? अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो कहाँ पर है? कहाँ है पारदर्शिता? लोगों को तो उसका कोई फायदा नहीं मिला। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, शायद मैं यहाँ पे कुछ मिसगाइड हो रहा हूँ, इस तरह की बात शायद उन्होंने नहीं कही थी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के। जी, आपकी आपकी नज़र में सहारनपुर का विकास चेयरमैन के पद पर रहकर कौन कर सकता है? आप किसको चेयरमैन पद पर देखना चाहते हैं? जनाब मेराज अहमद साहब चेयरमैन की मौजूदगी में क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए था? आपकी सपोर्ट किसके लिए रहेगी? देखिए, सहारनपुर में जो चेयरमैन है, विकास
जो कराने का जिम्मा होता है वो चेयरमैन का होता है, वहाँ के जो ऑफिस में बैठे अधिकारियों का होता है। और चेयरमैन कोई भी बन जाए, अगर नीयत आपकी काम करने की होती है तो आप काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम लेना मैं सही नहीं समझता कि ये चेयरमैन बन जाएगा तो ये काम कर देगा, ये नहीं करेगा। तो आज कह रहा है, क्योंकि मंच से तो सब कहते हैं, मंच से तो कहा गया था कि स्वास्थ्य बन जाएगा, अस्पताल बन जाएगा, मंच से ये भी कहा गया ग्राउंड बन जाएगा, ये भी कहा गया था पार्क बना के देंगे आप लोगों को, ये कहा था कि सड़कें बना कर देंगे आपको। आने वाले चुनाव में जी आपके भाई ज़ीशान दानिश एडवोकेट भी चुनावी मैदान में हैं, जी। क्या कहना है उनके बारे में? चुनावी मैदान में है या नहीं है? बिल्कुल वो चुनावी मैदान में है और वो चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन का साथ। क्या पोजीशन है? ज़ीशान दानिश एडवोकेट इस मंच पे आए थे कुछ दिन पहले, आपने उनसे जी बात की थी। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट रिजवान खान के मुंह से जानना चाहता हूं कि उनकी नज़रों में उनकी पोजीशन किस तरह की है कानपुर की राजनीति को देखते हुए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वहाँ दो ही लोग के बीच में इलेक्शन है, खुर्शीद मंसूरी और मेराज साहब के बीच में। ऐसे में ज़ीशान दानिश एडवोकेट जो है भाजपा से एंट्री करने की कोशिश करते हैं जी। तो अगर भाजपा से उन्हें टिकट हो जाता है तो क्या वो मेराज अहमद और खुर्शीद मंसूरी से फाइट कर पाएंगे? देखिए, भाजपा से उनको टिकट होना प्रायोरिटी नहीं है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मैदान में आता है तो लोगों की उससे उम्मीद जुड़ जाती है। वो पढ़े लिखे हैं, उनका विचारधारा है कि वो चुनाव में आए, चुनाव लड़े, राजनीति में आए, तो वो राजनीति में आए हैं और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बस यही कह सकता हूँ, जैसे एक पेड़ की दो शाखाएँ होती हैं, उनको राजनीति पसंद है, मुझे सोशल एक्टिविटीज़ पसंद है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें एक साजिश के तहत खड़ा किया गया है। खुर्शीद मंसूरी साहब ने मेराज अहमद को वोट को डिवाइड करने के लिए ज़ीशान दानिश एडवोकेट को खड़ा किया है, इस तरह का एक सवाल वहां से आया है सहारनपुर से। आपका क्या मानना है? देखिए, सवाल वहां से आया है, मुझे भी दिन में कई लोग कहते हैं कि मेराज साहब ने फला आदमी को फला मोहल्ले से खड़ा कर दिया, खुर्शीद साहब ने फला मोहल्ले को फला आदमी से खड़ा कर दिया। ये तो आरोप है, प्रत्यारोप है, ये तो लगते रहेंगे। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसको लगता है कि ये मेरे समीकरण बिगाड़ सकता है, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो लगेंगे आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी ने खड़ा किया है। वो मैं अपना निजी इस मंच के माध्यम से भी कह सकता हूँ, उन्हें सलाम नजी बात पे, कि वो ऐसा नहीं है। वो अपने जो है भरी बातें सब जानते हैं, वो अपने मन से आज चुनाव में आए हैं। पिछले कार्यकाल में खुर्शीद मंसूरी साहब को एफडीओ से ओडीएफ से यानी कि अवार्ड मिला स्वच्छता के लिए, कितना संतुष्ट हैं? और उसके बाद आने वाला जो पिछला 5 साल का कार्यकाल गया, इसमें उस तरह कोई अवार्ड नहीं मिल पाया जी, क्या कहना चाहिए? जी, पिछले खुर्शीद मंसूरी जी के काल में लोगों ने जो है सराहना भी की, उनको ओडीएफ अवार्ड मिला, उन्होंने काम किया और उसका जो है रिजल्ट ये है कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें अवार्ड मिलता है। इस बार अवार्ड नहीं मिलता, तो इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष की कमी हो सकती है। काम करने का तरीका बदल गया है, इंसान बदल गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो 5 साल का पीरियड गुजरा उसमें कोरोना काल भी गुजरा, उसके लिए भी हो सकता है। जी, कोरोना काल भी आया है और वो फिर सर्टिफिकेट का भी कहते हैं, तो सर्टिफिकेट भी उनके साथ। खुर्शीद मंसूरी के लिए चुनाव में क्या संभावनाएं तलाशते हैं? मेरा भाई मैदान में है, मैं इसको क्वेश्चन पे स्किप करना चाहूँगा। स्किप करना चाहेंगे? चलिए कोई नहीं, आप स्किप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से। बात हकीकत तो ये थी कि आज पॉलिटिकल बात नहीं होनी थी आपसे, आज आपसे सिर्फ वो बात होनी थी जो आपने किया है और जो आप करके आए हैं, और एक ऐसा काम करके आए हैं कि जिससे आपने सहारनपुर रियासत का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। लेकिन क्या करें, कुछ सवालात आपके लिए आए हैं और आपसे मजबूरन आवाम को भी नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछने पड़ रहे हैं जो आपकी आवाम ने, सहारनपुर की आवाम ने आपसे सवाल किए हैं। हकीकत में इसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, लेकिन पूछना हमारी मजबूरी है। बहरहाल अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ मेराज अहमद साहब का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बवाल मचा है। एक बात, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरी तरफ अभी मुझे बताया कि आपके भाई ज़ीशान साहब मैदान में हैं जी, दोनों हाथों में उनके भी लड्डू हैं, क्या कहेंगे? दोनों को बात करके बताइए। नहीं, पहले मैं इसी बात का खंडन करना चाहूँगा, दोनों हाथों में कैसे लड्डू हैं? एक तरफ
वो जनरल हैं, दूसरी तरफ ओबीसी से हैं। अच्छा, उनकी शादी जो हुई है अभी। जी, वो आप समझ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा साहब के सर्टिफिकेट की बात है, झूठ तो झूठ होता है। झूठ को कितना दबाया जाए, वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है, लोगों के सामने सच आ जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। और ईशान भाई के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनका वो निजी फैसला है। कोई ऐसा कोई लॉ थोड़ी ना है कि हम जो है ओबीसी में शादी नहीं कर सकते या हम जनरल नहीं कास्ट नहीं के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी नहीं कर सकते। जी। मैं तो एक बात कही है मैंने कि इस वक्त उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए दोनों हाथों में लड्डू हैं इस वक्त। जनरल हूँ तो मैं तैयार हूँ, और अगर जनरल नहीं ओबीसी हैं तो मैडम तैयार हैं। बिल्कुल, उनका ये निजी फैसला है। अगर इस जैसा आप कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो ठीक है, उनकी सोच उनके साथ है। मैंने पहले भी कहा है, पेड़ की दो शाखाएं होती हैं। चलिए, क्वेश्चन से उसी तरफ रुख लेके चलता हूँ आपकी बात को, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये देख पॉलिटिकल क्वेश्चन थे जो आपके चाहने वालों ने आपसे सवाल किए थे। बहरहाल कोई भी जीते, लेकिन आपकी एक जुमले से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। पॉलिटिकल क्वेश्चन किए हैं आपसे आफ्ताब भाई ने कि कोई भी जीते, तरक्की सहारनपुर की चाहिए। बिल्कुल। कोई भी किसी भी पार्टी से हो, पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा इंसान चाहिए आपको आपके नगर पंचायत के लिए जो उसको खोया हुआ नाम उसको वापस करा दे, जो अभी तक आप लोग को नहीं मिल पाया है। आगे चलते हैं। आप एक्टिविस्ट हैं, नो डाउट। नौजवानों के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नौजवान सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने अभी इससे पहले भी आपसे एक सवाल किया था, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सोच नकारात्मक होती है। उस चीज़ को जहन में रखते हुए मुझे इसका थोड़ा सा ये जवाब दीजिए कि किस तरीके से वो यूज़ करें और अपनी सोच को कैसे बदलें, और एक इंसान जो कि फील्ड में किसी चीज़ में अल्लाह उसको उरूज दे रहा है, ऊपर वाला उसको उरूज दे रहा है, उसकी टांग ना खींचें, उसको कैसे उसको देखें, थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालिए। देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है और जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं, उन लोगों की तो पहले से ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अच्छा मैसेज समाज को दें, क्योंकि कई लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलत मैसेज देंगे तो लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग उनको फॉलो करने लगे तो उससे गलत मैसेज जाएगा। मैं उन लोगों को लिए यही कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा ना दें। अच्छी सही चीज़ जो है अपने फेसबुक वॉल से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप आगे बढ़ाएं, ताकि जिससे अच्छा मैसेज आए। क्योंकि आपका नाम सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट लक़ब ऐसे नहीं मिल जाता, आपको उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जी, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उस कुर्बानी, जब आपको एक लक़ब मिल जाता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे, मिसगाइड करेंगे लोगों को, तो वो धीरे धीरे लोगों के दिलों से उतरना शुरू हो जाते हैं। और नौजवानों के लिए यही है कि उस प्लेटफॉर्म का लोगों के लिए अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें और लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। चलिए, किसी भी पद पर आप नहीं रहे, बीच बीच में आप ने लोगों की मदद की, उसमें आपने दिखावा जैसे कि हमें मालूम होता रहा, आपने बिल्कुल नहीं किया। ये कार्य आपका हमें सलाम नजीबाबाद को बहुत पसंद आया। और ऐसा कोई कार्य अगर किसी भी शहर में जो हमारे ज़िला बिजनौर से फ़िलहाल ताल्लुक़ रखता हो, कहीं कोई ऐसा शख्स ऐसा काम करे जिससे आवाम का फ़ायदा हो, इंसानियत का फ़ायदा हो, अच्छा पैगाम देता हो और उसकी एक अच्छी सोच हो, जो सभी इंसान के लिए करना चाहे, किसी पर्टिकुलर मज़हब या किसी बिरादरी के लिए ना करना चाहे, और अपने आप को इंसानियत के लिए समर्पण करना चाहे, तो ऐसे शख्स को आप हमसे बताइए। हम उसका हौसला अफजाई करेंगे और उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे शख्स को आगे बढ़ना चाहिए। सलाम नजीबाबाद के स्टेज पर हमारे पास मौजूद थे रिजवान खान साहब, एडवोकेट साहब, जिन्होंने बेतहाशा कोरोना काल में मदद की, और उनके फॉलोअर्स और दीगर लोग उनसे हमसे कहते रहे कि उनको एक मरतबा बुलाइए और उनसे बात कीजिए, उनके जो हालात रहे हैं वो उसको हम लोगों को भी हम उनको समाप्त कराइए। हम लोगों ने कोशिश की और हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को लब्बैक कहा और वो हमारी स्टूडियो में हाजिर हुए। उनके एहसानमंद हैं, ममनून हैं, मशकून हैं कि उन्होंने हमारे लिए चंद लम्हात अपनी कीमती औकात से हमारे लिए सर्व किए। हम उनके एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं। रिजवान साहब से हम ये कहेंगे कि जब जब आपको सलाम नजीबाबाद की ज़रूरत महसूस हो, इंशाअल्लाह हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप खैर का काम करते हैं। हर खैर का काम करने वाले के लिए या हर उस शख्स के लिए जो हमारे शहर का नाम, हमारे देश का नाम रोशन करे, सलाम नजीबाबाद की टीम हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। रिजवान साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आवाम से दूसरी बात, एक जुमला बार बार आ रहा था, एक्टिविस्ट हैं हमारे रिजवान साहब, उनका मकसद ये नहीं है, आवाम से मैं बता दूं, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि आप खुर्शीद साहब को वोट दें
आप वोट करें या आप मेराज साहब का वोट करें या ज़ीशान साहब का वोट करें। लोगों ने उनसे सवाल किया और उन्होंने उसका जवाब दिया। उनका मकसद एक है, वोट किसी को भी करें, नगर पंचायत संवरनी चाहिए, संभलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने अल्फाज को यहीं पर इख्तिताम पसीर करता हूँ। आगे के लिए जैसा भी प्रोग्राम सलाम नजीबाबाद का होगा इंशाअल्लाह वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। आगे के लिए जब तक के लिए आपसे मैं अलविदाई चाहता हूँ। शब बखैर। जय हिंद, जय भारत।